हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम करने वाले इंडियन इकोनॉमी का फोर्थ चैप्टर, दैट इज पॉवर्टी। ऐसे करते करते हम अपने चैप्टर वाइज सीरीज के लास्ट मुकाम पर आ गए हैं। अब सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं जिसमें चैप्टर वाइज हम करेंगे। फिर देयर आफ्टर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को और इंडियन इकोनॉमी को मिक्स करके आपसे सवाल पूछेंगे, जैसा कि एक्चुअल में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो क्या है? Poverty is not only a challenge for India, as more than dash of the world's poor live in India alone. भारत में टोटल वर्ल्ड के कितने पुअर रहते हैं? हाफ, 1/3, 1/4 या फिर 1/5? बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? आधा, 33%, 25% या फिर 20%? बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। और करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1/5, मतलब 20%, मोर देन 20% ऑफ द वर्ल्ड पुअर लिव्स इन इंडिया अलोन। क्या ये आपको पॉइंट क्लियर है? ओके। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। Dash occurs when a person cannot meet a minimum standard of living compared to other in the same time and place. क्या अकर होता है जब कोई भी एक पर्सन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दूसरे के कंपैरिजन में अचीव नहीं कर पाता है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, कंपैरेटिव पॉवर्टी या फिर नन ऑफ दीज? बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? एब्सोल्यूट, रिलेटिव, कंपैरेटिव या फिर नन ऑफ दीज? ए, बी, सी या फिर डी? बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? अब सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर सी में, रिलेटिव या कंपैरेटिव में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया है, सर भावनाओं को समझो और रुक जाओ क्योंकि अब भावनाओं में बह गए हो। तो जो स्टूडेंट है वो बी ऑप्शन की बात कर रहा है, रिलेटिव पॉवर्टी, एंड रिलेटिव पॉवर्टी इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी हम किसी के कंपैरिजन में चेक करते हैं कि हाँ भाई हमारे मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कि नहीं है, तो उसे हम क्या बुलाते हैं? रिलेटिव पॉवर्टी बुलाते हैं। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है कि हम एक्चुअल में गरीब हैं, जैसे कहते हैं हम शुद्ध गरीब हैं, तो वैसे एक्चुअल में जो गरीब होते हैं वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होते हैं, और दूसरों के कंपैरिजन में जो गरीब होते हैं उसे रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं। जैसे हम सब मुकेश अंबानी के कंपैरिजन में गरीब हैं, तो वो हम क्या है? रिलेटिव पुअर है इन कंपैरिजन टू मुकेश अंबानी एंड फैमिली। क्लियर? ओके। अगला सवाल, इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई पुअर ऑन द बेसिस ऑफ देयर डैश एंड ऑफ डैश। इकोनॉमिस्ट पुअर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ऑक्यूपेशन एसेट, इनकम ऑक्यूपेशन, इनकम एसेट या फिर ऑल ऑफ दीज? बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इकोनॉमिस्ट पुअर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ऑक्यूपेशन एसेट, इनकम ऑक्यूपेशन, इनकम एसेट या फिर ऑल ऑफ दीज? बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्यूपेशन एंड एसेट्स। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑक्यूपेशन एंड एसेट्स। ये चीज आपको क्लियर हो गई? ओके। अब एक सवाल आता है, सर इनकम ऑक्यूपेशन, इनकम एसेट्स क्यों नहीं है? तो बच्चों जो बुक में दे रखा है एनसीईआरटी से ही पिक करेगा एमसीक्यूज। तो एनसीईआरटी के अंदर आपकी प्यारी प्यारी लाइन दे रखी है, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो पुअर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअली वो क्या काम करते हैं और उनके पास कितने एसेट्स हैं। ये आपको चीज क्लियर हो गया? ओके। अगला सवाल, फिलअप में थोड़ी सी दिक्कत आई है। डैश वाज द फर्स्ट टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। किस व्यक्ति ने पॉवर्टी लाइन को सबसे पहले डिस्कस करा था? वी.के.आर.वी. राव, फिंडले शिराज, दादाभाई नौरोजी या फिर विलियम डिकबाय? बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? Who was the first person to discuss the concept of a poverty line? वी.के.आर.वी. राव, फिंडले शिराज, दादाभाई नौरोजी या फिर विलियम डिकबाय? बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, दादाभाई नौरोजी। इन्होंने पहली बार डिस्कस किया था पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट के बारे में। क्या ये चीज क्लियर है? ओके। जो बच्चे वी.के.आर.वी. राव बोल रहे हैं बच्चों, ये पर कैपिटा इनकम वाला है, जो नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम जो चैप्टर 1 में पढ़ा था, ये उसकी बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही पॉवर्टी लाइन की, और पॉवर्टी लाइन की बात सबसे पहले करी थी दादाभाई नौरोजी ने। क्लियर? ओके।
अगला सवाल, when was the task force on projection of minimum needs and effective consumption demand was formed? ये टास्क फोर्स या ये कमेटी कब बनाई गई थी? 1969, 1979, 1989 या फिर 1999? बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ये टास्क फोर्स कब बनाई गई थी? 69, 79, 89 या फिर 99? बताओ बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? मेरे पास आंसर है भाग मिल्खा भाग, ऑप्शन बी। आप बताओ बच्चों, क्या होना चाहिए इसका आंसर? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या फिर डी? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, भाग मिल्खा भाग 1979। बच्चों ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे स्टडी ग्रुप्स कब बनाए गए थे, एक्सपर्ट कमेटी कब बनाई गई थी? तो एक 1962 में बनाया गया था, कि 1989 और 2005 में बनाया गया था। तो बुक से इनके ईयर्स को याद कर लेना, ईयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ओके। अगला सवाल क्या बच्चों? Those who are regularly move in and out of poverty are called. जो बार बार कभी गरीब होते हैं, कभी नहीं होते हैं, होते हैं नहीं होते हैं, होते हैं नहीं होते हैं, उनको क्या बुलाया जाता है? क्रॉनिकली पुअर, चर्निंग पुअर, ओकेजनली पुअर या फिर ट्रांजिट पुअर? बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? मेरे को तो है ना, इन और आउट से मुझे वो याद आ रहा है, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी वैसा सीन याद आ रहा है। तो बताइए, जो पॉवर्टी में इन और आउट होते हैं उनसे क्या बुलाया जाता है? ए, बी, सी या फिर डी? तो मेरे पास आंसर आया बस बस भयंकर बात, बस बस भयंकर बात। अजीब सा आंसर आया। बता बच्चा, ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा है, चर्निंग पुअर। आप बताओ बच्चों, क्या होना चाहिए? क्रॉनिकली पुअर, ओकेजनली पुअर, ट्रांजिएंट पुअर या फिर चर्निंग पुअर? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर क्या होगा? बता दो। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हो। करेक्ट आंसर हमारे पास सही आया, भयंकर बात या फिर ऑप्शन नंबर बी, चर्निंग पुअर। क्लियर? ओके। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, जरा देख लेते हैं क्या है। द मिनिमम कैलोरी इनटेक that was estimated at dash calorie for rural person and dash for a person in urban area. रूरल एरिया के लिए कितनी कैलोरी होनी चाहिए और अर्बन एरिया के लिए कितनी कैलोरी एस्टिमेट करी गई थी? 2100, 2400, 2400, 2400, 2400, 2100 या फिर 2100, 2100? बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए, बी, सी या फिर डी? रूरल पर्सन के लिए कितनी थी और अर्बन पर्सन के लिए कितनी थी? ए, बी, सी या फिर डी? बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए 2100, 2400, बी 2400, 2400, सी 2400, 2100 या फिर डी 2100, 2100? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मेरे पास आंसर आया है 76। पंजाबी में कहते हैं मार लगाने को, कहते हैं 76 पढ़ेंगे। चपेड़, चुचंदर, चटनी, पता नहीं क्या क्या नाम आ रहा है। मतलब बच्चा जो भी है वो ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है। एंड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। रूरल एरिया के लिए जो कैलोरी इंटेक था वो था 2400 और अर्बन एरिया के लिए जो कैलोरी इंटेक था वो था कितना? 2100। क्लियर? ओके। अगला सवाल, ये तो काफी इजी है। इन 2011 and 12 poverty line was defined what as dash as consumption per month in for rural areas and dash for urban areas. इन्होंने बोला है कि पॉवर्टी लाइन कैसे डिफाइन करी थी कि महीने भर में कितना खर्च किया जाएगा रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में कितना खर्च किया जाएगा। 816, 1000, 1012, 1210, 550, 860, 860 और 673? बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? गांव में कितना खर्च करना चाहिए पर मंथ और रूरल में कितना करना चाहिए पर मंथ, जिससे आप गरीबी लाइन के नीचे नहीं आएंगे? 816, 1000, 1012, 1210, 550, 860, 860, 673? बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो मेरे पास आंसर आया है हेडमास्टर इज एन अमेजिंग चैनल। जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसका नाम क्या है? हेडमास्टर सक्षम कत्याल। सक्षम कत्याल तो मेरा नाम है, लेकिन चैनल का नाम है हेडमास्टर। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है ए फॉर हेडमास्टर इज एन अमेजिंग चैनल। थैंक यू वेरी मच। तो करेक्ट आंसर भी क्या है? अमेजिंग दिया स्टूडेंट ने। करेक्ट आंसर इज 816 फॉर गांव एंड 1000 फॉर शहर। क्लियर? ओके। अगला सवाल बच्चों, when the number of poor is estimated as the proportion of
people below poverty line, it is known as. When the number of poor is estimated as the proportion of people below poverty line, it is known as dash. Worker population ratio, rich poor ratio, poverty ratio या फिर head count ratio. बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? वर्कर पॉपुलेशन, रिच पुअर, पॉवर्टी या फिर हेड काउंट? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? तो मेरे पास तो आंसर आ गया है, आप बताइए आपका क्या आंसर है? तो मेरे पास जो करेक्ट आंसर आया वो ये है कि जब आप एग्जाम में चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हो और आपका दोस्त आपको ना दिखाए, तो ऐसे में आप क्या बोलोगे? दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, ये गाना है मेरे पास। तो वही है, दोस्त ने आपको चीटिंग नहीं कराई और अकेले अकेले एग्जाम में धमाका कर डाला, धमाल कर डाला। मतलब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हेड काउंट रेशियो। ये हेड काउंट रेशियो की डेफिनेशन है, व्हेन द नंबर ऑफ पुअर इज एस्टिमेटेड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। क्लियर? ओके। अगला सवाल, the official data on poverty is made available to the public by, जो डेटा ऑन पॉवर्टी होता है उसको पब्लिकली डिस्प्लेस या फिर वो पब्लिश कौन करता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, प्लानिंग कमीशन या फिर होम मिनिस्ट्री? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? करेक्ट आंसर क्या होगा? जो डेटा है वो पब्लिक को कौन अवेलेबल कराता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, प्लानिंग कमीशन या फिर होम मिनिस्ट्री? ए बी सी या फिर डी? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों ध्यान रखना, सर्वे के अंदर लोग सर्वे लेते हैं, डेटा कलेक्ट होता है सर्वे के अंदर, पब्लिश नहीं किया जाता है। इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है ना? जो आंसर ए बता रहे हैं, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन है जो कि पब्लिश करता है, सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन सैंपल कलेक्ट करता है, डेटा कलेक्शन का काम है उसका, पब्लिश करने का नहीं। ये चीज समझ में आ गई? ओके। तो चलिए बच्चों, मैंने अगले सवाल का क्वेश्चन ही बड़ा सिंपल कर दिया आप लोगों के लिए। द ऑफिशियल डेटा ऑन पॉवर्टी is estimated on the basis of consumption and expenditure data collected by नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, प्लानिंग कमीशन या फिर होम मिनिस्ट्री? ये आंसर तो मैंने आपको बता दिया, चलो आप फॉर्मेलिटी करके बता ही दो, ए बी सी या फिर डी? तो मेरे पास अब आंसर आया, अमर रहे मेरा प्यार। अमर रहे मेरा प्यार। जो भी बच्चा है वो प्यार में पड़ा हुआ है, बेटा सुधर जाओ, अभी तुम 12वीं में हो, सुधर जाओ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। जो भी डेटा होता है वो कलेक्ट कौन करता है? एनएसएसओ, मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करता है। और पब्लिश कौन करता है? प्लानिंग कमीशन पब्लिश करता है। प्लानिंग कमीशन का जो नया नाम है वो क्या बन चुका है? नीति आयोग। ठीक है, नीति मतलब क्या होता है? प्लानिंग, और आयोग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, कमीशन। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया नीति आयोग। ठीक है, ओके। अगला सवाल क्या है? डैश पॉवर्टी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल पॉवर्टी। डैश पॉवर्टी is just the sum of individual poverty, absolute poverty, relative poverty, aggregate poverty, sum poverty? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? कौन सी पॉवर्टी इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल पॉवर्टी? एब्सोल्यूट, रिलेटिव, एग्रीगेट या फिर सम? मेरे पास एक आंसर आया सर, ये आंसर हम कभी नहीं भूल सकते। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्या दर्द जुड़ा हुआ है इस क्वेश्चन के संग? इसके लिए आपने मुझे एक बार डांटा था। ओहो, बच्चे ने सही आंसर दिया। डांट लगानी चाहिए, मतलब इसका मतलब है अगर मैं आपकी किसी चीज पर डांट लगा दूं तो आप मरते दम तक याद रखोगे। और स्टूडेंट को भी ये आंसर इसलिए याद है क्योंकि मैंने उसको डांटा था। तो डांट काम आती है। आपको भी मैं डांटू? बोलो हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एग्रीगेट पॉवर्टी, क्योंकि एग्रीगेट का मतलब ही क्या होता है? टोटल करना, और सम पॉवर्टी नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है, क्लियर? ओके। अगला सवाल, द गवर्नमेंट्स अप्रोच to poverty reduction was of dash dimension 2 3 4 5? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? The government's approach to poverty reduction was of dash dimension 2 3 4 5? A B C या फिर D? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 3 4 5? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। आई होप अभी तक आपने गेस कर लिया होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3 डायमेंशन।
क्लियर? ओके। अगला सवाल क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में मनरेगा बुलाते हैं, was passed to provide guaranteed wage employment to every rural household whose adult volunteer is due to do unskilled manual work for a minimum period of dash days in a year. हिंदी में बोला जाए तो मनरेगा के अंदर कितने दिनों का काम देने का वादा किया गया है? 50, 100, 150 या फिर 200? करेक्ट आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हो। यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा एम है 100 मार्क्स लाने का। ओके, मेरे पे एक आंसर है सर भावना के 100 मार्क्स आए हैं। बक बक बक। एक आया बक 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 कर, मतलब वो भी ऑप्शन नंबर बी की बात कर रही है, और एक कह रहा है सर भावना के 100 मार्क्स आए, मतलब भावना भी ये कह रही है कि मुंह मियां मिट्टू कहते हैं इसको। बेटा रिजल्ट कह रहा मेरे को एक फोटो कॉपी भेजना, स्कैन करके भेजना, आपके 100 मार्क्स आए कि नहीं आए, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। बट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 100। ये आपको चीज क्लियर हो गई? अच्छा, 100 एग्जाम की बात हुई है तो मार्क्स मैं आपको बता दूं। लास्ट ईयर मैंने एमकॉम प्रीवियस दिया था। एमकॉम प्रीवियस का मतलब क्या होता है? एमकॉम का फर्स्ट ईयर का मैंने एग्जाम दिए थे, और अभी मेरा रिसेंटली एमकॉम सेकेंड ईयर का रिजल्ट आने वाला है। तो हुआ क्या था, लास्ट टाइम जो मेरे एग्जाम्स हुए थे उसमें एक दो पेपर कैंसिल हो गए थे ड्यू टू कोविड, क्योंकि लास्ट ईयर मार्च में हुए थे और मार्च में हमारा पहला लॉकडाउन लगा था, तो मेरे पेपर कैंसिल हो गए थे। तो आज क्या हुआ, मैंने अपना पुराना रिजल्ट ओपन करके देखा, देखूं तो सही मार्क्स का क्या हाल चाल है, कि हाँ भाई मार्क्स अपडेट हुए कि नहीं हुए, क्या हुआ। तो मैंने आज देखा मेरे पुराने रिजल्ट में सारे पेपरों में 4 पेपर हुए थे, 4 होने थे, 3 हुए थे, एक कैंसिल हो गया था। तो 3 पेपर में मेरे जो मार्क्स आए थे उनको हटा के तीनों में क्या कर दिया गया, 90 90 90 कर दिया गया। अब क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, पता नहीं। मतलब मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो है वो रिवाइज हो गया। पहले मेरे अराउंड आए थे, एक पेपर में 36 आए थे, एक में 72 आए थे, एक में 56 आए थे। अब उनको हटा के मेरे मार्क्स कर दिए गए 90 90 90। अब ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन भगवान जाने क्या हुआ है, यूनिवर्सिटी से पूछना पड़ेगा। बट मैं नहीं पूछने वाला, क्योंकि मेरे मार्क्स 90 आए हैं, मैं नहीं पूछने वाला, वो पता चला मार्क्स कट जाए मेरे तो। चलो बच्चों अगला सवाल। अंडर दिस प्रोग्राम elderly people who do not have anyone to take care of them are given pension to sustain themselves. Poor women who are destitute and widows are allowed to cover under this scheme. तो स्कीम का नाम बताना है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, प्रधानमंत्री जनधन योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? किस प्रोग्राम के अंदर एडल्टली पीपल को पेंशन दी जाती है जिनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता है, और पुअर वुमेन जिनको निकाल दिया जाता है, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है घरों से निकाल दिया जाता है, या फिर विडो जो विधवा हो जाती हैं, उनको इस स्कीम के अंदर कवर किया जाता है। उस स्कीम का नाम क्या है? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, प्रधानमंत्री जनधन योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। क्लियर? ओके। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या है हमारा, जरा रीड करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना वॉज लॉन्च्ड इन 2010, 2012, 2014 या फिर 2016? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? 10, 12, 14, 16? करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च हुई थी, 10, 12, 14, 16? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। करेक्ट आंसर इज 2014, जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार इलेक्ट हुए थे हमारे इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पे, तब ये योजना लेकर आए थे, प्रधानमंत्री जनधन योजना। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि उस टाइम जो है मैं बैंक में काम कर रहा था, कैनारा बैंक है ना, उसमें मैं काम करता था तब एज अ इंटर्न। 6 महीने काम किया मैंने वहां पर। तो जनधन योजना के अंदर ये स्कीम थी कि विदाउट एड्रेस प्रूफ भी आपके अकाउंट ओपन कर दिए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पुअर होते हैं जिनके पास अपना एड्रेस प्रूफ नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री जी योजना लेकर आए थे, मिनिमम बैलेंस के लेकर आए थे, 0 बैलेंस अकाउंट था ये,
कि आपको 1 रुपया भी जमा करने की जरूरत नहीं है, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और बिना एड्रेस प्रूफ के भी हम आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। तो मुझे अच्छे से याद है, जब मैं बैंक में काम करता था 2014 में, आज से 7 साल पहले, तब भाई साहब इतनी भीड़ लगी थी ना बैंक में, हम डॉक्यूमेंट्स चेक करके थक गए थे, बड़ा ही मुश्किल हुआ था। आज से 7-8 साल पहले की बात है ये। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत सारे डॉक्यूमेंट हमने चेक करे थे, लेकिन काफियों के पास था अपना एड्रेस प्रूफ था। बढ़िया था कि जीरो बैलेंस खुल रहा था, तो लोगों ने बहुत ज्यादा खुलवाए थे। तो 2014 इज द करेक्ट आंसर आफ्टर द इलेक्शन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदास मोदी जी। अगला सवाल, major programs that aimed at improving the food and nutritional status of poor are public distribution system, integrated child development scheme, midday meal scheme या फिर all of these। बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? कौन से प्रोग्राम है जो पुअर के फूड और न्यूट्रिशनल स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए बनाए गए हैं? ए पीडीएस, बी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, सी मिड डे मील स्कीम या फिर डी ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मेरे पास आंसर सही आया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्लियर? ओके। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 18, और क्या है जरा रीड करेंगे। Addressing poverty is to provide minimum basic amenities to the people. Addressing poverty is to provide basic amenities to the people. This approach to poverty reduction can be traced from the dash 5-year plan. कौन से 5-year plan से ये वाली जो हमारी अप्रोच है पॉवर्टी को रिड्यूस करने की, ट्रेस करी जा सकती है? 4th, 5th, 6th या फिर 7th? Addressing poverty to provide minimum basic amenities to the people. This approach को कब से ट्रेस किया जा सकता है? 4th 5-year प्लान से, 5th 5-year प्लान से, 6th 5-year प्लान से या फिर 7th 5-year प्लान से? बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5th 5-year प्लान से इसको ट्रेस किया जा सकता है। ओके, चलिए बच्चों अगला सवाल। It aims at creating employment opportunities, both self-employment and wage employment in urban areas. कौन से जगह पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट आपको अर्बन एरिया में करने के लिए प्रेरित किया जाता है स्कीम के अंदर? ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन या फिर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? कौन सी स्कीम के अंदर शहरों के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अब बच्चों आपसे मैं एक बात करना चाहता हूं इन स्कीम से रिलेटेड। हम बोलते हैं ना गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन कभी आप में जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्या कभी इन स्कीम्स के बारे में नेट पर सर्च किया कि एक्चुअल में स्कीम्स में था क्या? मैं ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। मेरे घर के पास इनका ऑफिस है, मैं बकायदा इनके ऑफिस में गया हूं, बकायदा मैंने रजिस्ट्रेशन भी करवाया है जीएसटी के लिए, और ये फ्री में सिखाते हैं जीएसटी के बारे में या फिर जो भी इनके स्किल कोर्सेस हैं। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स लॉन्च किए उनके बारे में ना तो हमको पता है, ना हम सर्च करते हैं, और ना ही हम इनके ऑफिस में जाके काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमको ब्लेम करना बहुत अच्छे से आता है, हमारे पे एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं लेकिन हम ब्लेम जरूर कर रहे हैं। तो ऐसे में एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सबसे पहले सर्च करिए कि गवर्नमेंट ने कोई स्कीम बनाई है कि नहीं बनाई है रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया एज वेल एज अर्बन एरिया। फिर ये देखिए कि नौकरी करने के लिए स्किल्स दे रहे हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कीम दे रहे हैं। उसके बाद जाके स्कीम में सर्च करिए क्या क्या ऑप्शंस है, फिर आप नेट पर सर्च करिए कि आपके सिटी में कोई उनका कोई ऑफिस है। आप ऐसे काम तो करिए, पहले गवर्नमेंट को ब्लेम करने से पहले अपने एफर्ट्स तो डालिए
तो ये जो स्कीम्स हैं, आई रिक्वेस्ट यू, ये स्कीम्स है आप इनके बारे में एक बार पढ़ें, अच्छे से समझें और एक्चुअल में देखें क्या ये काम कर रही है कि नहीं कर रही ग्राउंड लेवल पे। क्योंकि गवर्नमेंट पैसा देती तो है लेकिन बीच में लोग खा जाते हैं क्योंकि पब्लिक ही नहीं आती है पार्टिसिपेट करने के लिए। समझ रहे हो इस चीज को? तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमको इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने आज के लास्ट सवाल की और। लास्ट का सवाल क्या है? द वेटेड एवरेज ऑफ कंजम्पशन ऑफ 3 सेगमेंट which gives the average poverty line which come out to be the 3/4 of the adult cost of living. Oh my god, ये था क्या? ये 3/4 को करना था अंडरलाइन, ये अंडरलाइन हुआ नहीं ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता हमारा कैंसिल। ठीक है, एक क्वेश्चन कैंसिल क्यों हो गया? क्योंकि आपको जो आंसर था वो फिलअप ही नहीं बन पाया ये ठीक है, तो इस चीज के लिए आई एम रियली सॉरी। तो इसका आंसर 3/4 था, तो चलो खत्म, क्वेश्चन नंबर ही खत्म हो गया। तो आज के सेशन को बच्चों हम इसलिए मजाकिया तौर पे एंड करते क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 तो लॉल हो गया हमारा। बट आपसे मुलाकात करेंगे अब अगले सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।